Welcome to TechCS Engineering. Hello students, here I am Himanshi Agarwal. Here I am sharing beginner to advanced programming course videos with our technical students who wants to learn about coding or programming language. They can subscribe my channel or press the bell icon for my new uploaded videos. Okay. Today our topic is write program on addition of two integer numbers in C, C++, C has Java, Python programming language. Okay, if you want to watch overview and features of these programming languages video or I have or basics of computer or basics of programming language videos. So I have uploaded on these topics videos, so watch freely these videos, links in description box. Okay, आज आप सभी स्टूडेंट के साथ मैं एक एडिशन का प्रोग्राम शेयर करने जा रही हूँ। उस प्रोग्राम में आप सभी स्टूडेंट्स को दो इंटीजर नंबर को इनपुट कराना है और उनको ऐड करा के अपनी आउटपुट स्क्रीन पर प्रिंट कराना है। ओके, इस वीडियो में किसी भी स्टूडेंट को जहां भी समझ ना आए, फ्रीली आस्क विद मी इन योर कमेंट बॉक्स. ओके, आई विल ट्राई टू कवर योर ईच एंड एवरी क्वेश्चन इन योर वीडियोज. ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, एडिशन ऑफ टू नंबर्स प्रोग्राम इन सी, सी प्लस प्लस, सी है जावा, पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. ओके, अपन 5 प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में वर्क करेंगे, सी, सी प्लस प्लस, सी है जावा, पाइथन. ओके, इस इन लैंग्वेज की हेडर फाइल के बारे में हम पहले ही एक वीडियो अपलोड कर चुके हैं जिसमें हमने हेडर फाइल को अच्छे से डिस्कस किया था. आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं. चलिए इन प्रोग्राम्स को डिस्कस करते हैं. इन प्रोग्राम्स में हमको करना क्या है, दो इनपुट लेने हैं यूजर से और वो दोनों इनपुट अपने इंटीजर टाइप होने चाहिए. अपनी कंडीशन ये भी है कि जो दो इनपुट लेने हैं वो इंटीजर टाइप होने चाहिए. ओके, उन्हीं दो इनपुट्स में जो वैल्यू मिलेगी उनका हम सम करेंगे. ओके, तो प्रोग्राम को देखते हैं. तो इनपुट लेने की बात तो बाद में आएगी. सी का अगर हम प्रोग्राम लिखते हैं तो उसमें हमको पहले हेडर फाइल लिखनी होती है. तो हेडर फाइल कौन सी लेंगे, क्योंकि हम यहाँ इनपुट ले रहे हैं. तो इनपुट लेने के लिए हेडर फाइल अपनी क्या आएगी, इनपुट लेना है हमको और आउटपुट देना है. जैसा कि हमने पिछली वीडियो में बताया था कि इनपुट के लिए और आउटपुट के लिए दोनों के लिए एक हेडर फाइल बनाई गई है, stdio. ओके, तो ये जो stdio हेडर फाइल है ये अपना इनपुट लेने और देने दोनों का काम करती है. इनपुट लेने और आउटपुट देने का काम करती है. इसका फुल फॉर्म होता है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट. ओके, इसको लिखा कैसे जाता है, हैज इंक्लूड एंगुलर बेसिस में अपनी हेडर फाइल stdio.h. ओके, सी में हमेशा हेडर फाइल ऐसे ही लिखी जाती हैं. और भी कई हेडर फाइल्स होती हैं लेकिन यहाँ हमको सिर्फ इनपुट आउटपुट हेडर फाइल की जरूरत है, इसलिए हम यहाँ सिर्फ इनपुट आउटपुट हेडर फाइल को यूज कर रहे हैं. ओके, अब हेडर फाइल के बाद आती है मेन फंक्शन की. आप जब भी कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में प्रोग्राम बनाएंगे तो उसमें कुछ लैंग्वेजेस में हमको मेन फंक्शन भी बनाना होता है, जिस मेन फंक्शन में ही हम अपने प्रोग्राम के फुल कोड को लिखते हैं जो हमको प्रोग्राम में कराना है. जैसे कि दो इंटीजर इनपुट लेने हैं और एक
आउटपुट चाहिए प्रिंट स्क्रीन पे। तो जो हमारा ये प्रोसेस है कि 2 इनपुट लेना है, फिर उस फॉर्मूले में डालना है, और उसके बाद में आउटपुट स्क्रीन पे आउटपुट चाहिए, तो ये एक हमारा प्रोसेस है। ये पूरा प्रोसेस क्या है, हम इस एक फंक्शन में डालेंगे, मेन फंक्शन में, जिससे जब भी हम प्रोग्राम रन करेंगे तो ये फंक्शन रन करेगा। ये फंक्शन रन करेगा तो हमारा प्रोग्राम हमसे इनपुट भी मांगेगा, जब हम उसमें कंडीशंस जो जो होंगी वो कंडीशंस को फुलफिल करेगा, फॉलो करेगा। ऐसा नहीं है अगर हम उसमें कंडीशन देते हैं कि हमसे यूजर से इनपुट मांगा जाए तो वो यूजर से इनपुट मांगेगा प्रोग्राम। अगर हम कंडीशन देते हैं ही नहीं है, हम उसमें डायरेक्टली ही नंबर दे देते हैं, 2 नंबर्स हमको ऐड कराने, उनका डायरेक्टली नंबर दे दिया, तो वो नहीं मांगेगा। लेकिन हम यहाँ नंबर नहीं दे रहे हैं, हम यहाँ दोनों में इनपुट मांग रहे हैं यूजर से। तो यहाँ यूजर से इनपुट मांगने के लिए हमने प्रोग्राम बनाया है। तो कैसे बनाया देखते हैं। सबसे पहले हमने हैज इंक्लूड stdio.h हेडर फाइल लिया है। इसका फॉर्मेट हम समझ चुके हैं। ओके, ये एक इनपुट आउटपुट हेडर फाइल है। इस हेडर फाइल की हेल्प से हम किसी भी सी प्रोग्रामिंग की स्टार्टिंग करते हैं, क्योंकि कोई भी प्रोग्राम बनाओगे तो इनपुट आउटपुट की जरूरत पड़ती ही है। इसलिए सी प्रोग्राम को बनाने के लिए इनपुट आउटपुट हेडर फाइल भी है। जो हेडर फाइल stdio है। सी प्रोग्राम को जब भी हम स्टार्ट करते हैं तो हेडर फाइल की जरूरत जरूर पड़ती है। तो हेडर फाइल में पहले हमको एक्सप्लेन करना होता है कि हम प्रोग्राम में करने के वाले हैं। तो प्रोग्राम में हम इनपुट भी ले रहे हैं और आउटपुट भी ले रहे हैं। तो इनपुट और आउटपुट दोनों हेडर फाइल्स, दोनों के लिए एक ही हेडर फाइल है, जो है अपनी स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल stdio से उसको डिनोट किया जाता है या लिखा जाता है। ओके, इसीलिए हमने अपने सी प्रोग्राम में ये stdio.h लिया है। ये है ना, हैज इंक्लूड stdio.h, ये हेडर फाइल ली है क्योंकि हमको इनपुट आउटपुट की ही इस प्रोग्राम में जरूरत पड़नी है। अब बात करते हैं मेन फंक्शन की। ओके, तो मेन फंक्शन तो अपन ने इंट मैन क्यों लिया है, क्योंकि हम 2 इंटीजर्स को इनपुट कराएंगे और उन्हीं 2 इंटीजर्स का सम करा के आउटपुट स्क्रीन पे प्रिंट कराएंगे। यानी कि हमको इंटीजर वैल्यूज का ही उपयोग करना है, इसलिए हमने इंट का मेन फंक्शन लिया है। ओके, ये जो मेन फंक्शन है ना अपना, सॉरी, ये जो अपना मेन फंक्शन है ना, ये इंट मेन इसीलिए लिया गया है क्योंकि हमको सारा वर्क इंटीजर पे करना है। वैसे हम इंट की जगह पे वॉइड मेन भी ले सकते थे, जो हम रनिंग टाइम पे समझेंगे। ओके, पहले हम एक एक प्रोग्राम को डिस्कस करते हैं, फिर बाद में इसके रनिंग टाइम को समझेंगे अच्छे से। ओके, तो इंट मैन एक मेन फंक्शन है जो कि सी प्रोग्राम्स का एक फंक्शन है। किसी ना, जैसे कोई भी प्रोग्रामिंग आप लिखोगे तो उसमें किसी ना किसी फंक्शन की जरूरत पड़ती है, जैसे सी में, C++ में या सी हैश में, और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इतना नहीं पड़ती है ना। तो ये जो सी प्रोग्राम है और जावा में भी पड़ती है, पाइथन इतना फॉलो नहीं करता है फंक्शंस को। हालांकि फंक्शंस को फॉलो वो भी करता है लेकिन इतना नहीं करता है। ओके, तो इसमें सी में क्या है, आप जब भी कोई प्रोग्राम लिखेंगे तो इसमें मेन फंक्शन की जरूरत पड़ती ही है, किसी ना किसी मेन फंक्शन की जरूरत पड़ती है, या फिर किसी ना किसी मेन फंक्शन में ही लिखे जाते हैं, जैसा मैंने अभी आपको बताया था। इसलिए हमने यहाँ इंट मेन फंक्शन लिया है। ओके, इंट मेन फंक्शन को लेने का एक रीजन और भी है। आज हम 2 इंटीजर को अपने सी प्रोग्राम में ऐड कराएंगे, इसलिए इंटीजर का मेन फंक्शन लिया है। जैसा मैंने अभी बताया नहीं आपको कि 2 वैल्यूज लेनी है, इंटीजर वैल्यूज, और उनको इनपुट कराना है अपने प्रोग्राम में, और अपना जो आउटपुट है वो भी इंटीजर में ही आना है। वही एक रीजन और है जो कि हमारा इनपुट और आउटपुट दोनों को हैंडल भी करेगा, क्योंकि उसमें इंटीजर टाइप पहले डिक्लेयर करना पड़ता है कि कैसा फंक्शन हम ले रहे हैं।
तो हमको इंटीजर फंक्शन की जरूरत है, इसलिए हमने यहाँ पे इंट मेन फंक्शन लिया है। ओके, किसी भी सी प्रोग्राम में हम जब वेरिएबल लेते हैं तो पहले वेरिएबल टाइप डिक्लेयर करना होता है, जैसे हमने किया है। देखो, जैसे ये वेरिएबल्स लिए गए हैं, नंबर 1, नंबर 2, और एक और है सम। ओके, तो नंबर 1, नंबर 2 और सम, ये 3 वेरिएबल्स लिए गए हैं। तो इनका टाइप डिक्लेयर किया गया इंट, क्योंकि हमको इंट टाइप का वेरिएबल चाहिए, इसलिए हमने यहाँ इंट वेरिएबल को डिक्लेयर किया है। इंट टाइप का वेरिएबल चाहिए, कौन कौन से चाहिए? इंट टाइप के 3 वेरिएबल चाहिए। पहला वेरिएबल हमें नंबर 1, दूसरा नंबर 2 और तीसरा सम। ओके, नंबर 1 में हम क्या करेंगे? देखो, नंबर 1 जो है और नंबर 2 जो है, उसमें हम अपनी वैल्यूज प्रिंट कराएंगे। जो भी हमारी वैल्यूज हैं उनको स्टोर कराएंगे। हम जो यूजर से इनपुट ले रहे हैं, उस यूजर इनपुट को हम नंबर 1 और नंबर 2 में, जैसे 2 वैल्यूज इनपुट लेना है, तो दोनों वैल्यूज के लिए, पहली वैल्यू के लिए नंबर 1 और दूसरी वैल्यू के लिए नंबर 2, उन दोनों में हम अपनी वैल्यूज को एंटर कराएंगे। उसके बाद में हम इन दोनों का सम कराएंगे, तो सम इक्वल्स टू नंबर 1 प्लस नंबर 2। तो सम में हम जो हमारा फॉर्मूला नंबर 1 प्लस नंबर 2 की जो वैल्यू आएगी, वो हम सम में स्टोर कराएंगे। ओके, इसलिए हमको 3 वेरिएबल्स की जरूरत पड़नी है। ओके, अब हमने यह प्रिंट एफ फंक्शन लिया है। प्रिंट एफ फंक्शन इसलिए लिया है कि ये डायरेक्टली आउटपुट स्क्रीन पे आउटपुट दिखाए। ओके, यानी कि ये जो अपन ने स्ट्रिंग ली है, जैसा कि हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम में अपन ने समझा था लास्ट वाली वीडियो में, कि स्ट्रिंग को अपन जो भी लेते हैं, इन्वर्टेड कॉमा में जो भी सेंटेंस लिखे जाते हैं या जो भी स्ट्रिंग लिखी जाती है, वो स्ट्रिंग एज इट इज अपनी आउटपुट स्क्रीन पर प्रिंट हो जाती है ना। तो प्रिंट एफ में हमने जो लिया है एंटर 2 नंबर्स, तो 2 नंबर को एंटर कराना है अपन को, है ना। 2 इंटीजर्स लिखा हुआ है इसमें, 2 इंटीजर्स, नंबर्स नहीं इंटीजर, क्योंकि हमें इंटीजर टाइप वैल्यू चाहिए। नंबर तो अपने फ्लोट में भी हो सकते हैं, डेसिमल में भी हो सकते हैं। जो डेसिमल में होते हैं उनको फ्लोट बोला जाता है ना, सी लैंग्वेज में। तो हमको इंटीजर वाले चाहिए जिसमें पॉइंट ना हो। तो इंटीजर वैल्यूज चाहिए, तो एंटर 2 इंटीजर वैल्यूज हमको एंटर करानी है। लेकिन अब वो एंटर तो हमने की, देखो हम रन करा के दिखाते हैं आपको। जस्ट वेट अ मिनट। या ये देखो, अपन ने जैसे प्रिंट एफ लिखा, तो प्रिंट एफ लिखा, प्रिंट एफ में हमने इन्वर्टेड कोमा में प्रिंट एफ फंक्शन लिया। उस फंक्शन में इन्वर्टेड कोमा में हमने इंटीजर वो सॉरी स्ट्रिंग वैल्यू ली। अब ये जो स्ट्रिंग वैल्यू की पहचान ही यही है कि वो इन्वर्टेड कोमा में सेटेड होती है। जो भी इन्वर्टेड कोमा में जो सेटेड वैल्यू जो है, जो अपनी स्ट्रिंग है, वो एज इट इज अपनी आउटपुट स्क्रीन पे आ जाएगी। जैसा इसमें लिखा है ना एंटर 2 इंटीजर्स, ऐसे डायरेक्टली अपनी ये आउटपुट स्क्रीन है, इस पे शो हो रहा है एंटर 2 इंटीजर्स, दिख रहा है यही। ओके, अब हमने 2 इंटीजर प्रिंट कराए। जैसे हमने यूजर से इनपुट मांगे 2 इंटीजर्स का, हमने 2 इंटीजर्स दिए उसको, 12 और एंटर 34। ओके, अब तो इसने प्रिंट करके दे दिया अपन को 12 प्लस 34 48। ओके, 46 सॉरी। तो 12 प्लस, तो पहले 12 प्लस 34 यहाँ आया कैसे? तो उसके लिए हमने नंबर 1 और नंबर 2 में पहले वैल्यू को स्टोर कराना है। तो नंबर 1 में हमने वैल्यू स्टोर कराने के लिए, और नंबर 2 में स्टोर कराने के लिए सी में %d का यूज किया जाता है। %d अपना जो है वो इंटीजर टाइप को डिक्लेयर करता है कि हमें कैसी वैल्यू अपने वेरिएबल में स्टोर करानी है। तो इसलिए इसमें लिखा, अपन ने 2 वैल्यूज को स्टोर कराना था और 2 अलग अलग वेरिएबल्स में कराना था, इसीलिए हमने 2 अलग अलग %d इसमें लिए हैं, है ना। ओके,
इसमें हमने 2% डी लिए हैं और नंबर 1 और नंबर 2 दो वेरिएबल्स हैं हमारे। तो पहले परसेंट डी की जो वैल्यू है, यानी हमने पहली वैल्यू 12 ली, तो 12 वैल्यू जो है वो अपने पहले नंबर में सेट हो जाएगी, यानी कि नंबर 1 जो अपना वेरिएबल है उसमें सेटेड हो जाएगी। फिर दूसरा परसेंट डी क्या करेगा, हमने दूसरी वैल्यू जो इनपुट कराई यूजर से 34, तो वो 34 जो वैल्यू है दूसरे परसेंट डी के थ्रू नंबर 2 में सेट हो जाएगी, ओके, स्टोर हो जाएगी। अब बात आती है कि सम वाला फॉर्मूला कैसे रिएक्ट करता है। तो सम वाले फॉर्मूले में कुछ नहीं है, नंबर 1 की वैल्यू आएगी प्लस नंबर 2 की आएगी, क्योंकि ये स्ट्रिंग में नहीं लिखा हुआ है, यानी इन्वर्टेड कॉमा में नहीं होता, तो फिर नंबर 1 प्लस नंबर 2 लिखते हैं, तो नंबर 1 और नंबर 2 आता। वो एक अलग प्रोग्राम है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी, ओके। तो नंबर 1 की वैल्यू यहाँ आएगी और यहाँ नंबर 2 की वैल्यू आएगी, यानी यहाँ नंबर 1 लिखा है, यहाँ नंबर 1 की वैल्यू, यहाँ नंबर 2 लिखा है, यहाँ नंबर 2 की वैल्यू, ओके। दोनों की वैल्यू आएगी, सम होगा। उसके बाद में अब यहाँ आइए प्रिंट एफ परसेंट डी नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3, सॉरी सम। तो इसमें क्या है, प्रिंट एफ को क्यों लिया गया है, इस फंक्शन का मतलब है हमको एक तो अपने दोनों इंटीजर वैल्यूज को प्रिंट कराना है, यानी दोनों इंटीजर वेरिएबल्स जो थे नंबर 1 और नंबर 2 उनकी वैल्यूज को प्रिंट कराना है, वो भी प्लस साइन के साथ, यानी कि फॉर्मूले के साथ, यानी प्लस साइन आना चाहिए। इसीलिए इसमें क्या लिखा हुआ है, स्ट्रिंग फॉर्म में दिया हुआ है, देखो परसेंट डी प्लस परसेंट डी इक्वल परसेंट डी। तो परसेंट डी, फर्स्ट परसेंट डी का मतलब पहला हमारा जो वेरिएबल दिया होगा, वेरिएबल नेम, हमारा वेरिएबल नेम फर्स्ट क्या है, नंबर 1, तो उसमें नंबर 1 की वैल्यू स्टोर होगी, इसलिए यहाँ पर 12 शो हो रहा है आउटपुट स्क्रीन पर, है ना। ये देखो आउटपुट स्क्रीन पर यहाँ 12 शो हो रहा है ना। दूसरे परसेंट डी का मतलब है दूसरी वेरिएबल का नाम जो दिया हुआ है, ये यहाँ पर नंबर 2 दिया हुआ है, तो यहाँ नंबर 2 की वैल्यू है 34। तीसरे परसेंट डी की वैल्यू है सम, यानी सम की जो वैल्यू है वो यहाँ 48 में देखा, वो 46 जो भी आ रहा है इसका सम की वैल्यू जो हमारी ये निकल के आई थी, वो 46 यहाँ आ गई, तीसरे परसेंट डी में स्टोर हो गई। इसलिए हमको ये आउटपुट स्क्रीन पे ये दिख रहा है कि 12 प्लस 34 इक्वल 46, ओके। तो ये देखो रिटर्न जीरो तो बेसिकली हर प्रोग्राम में यूज ही होता है, इसका कोई खास मीनिंग नहीं होता, पर इसको यूज किया जाता है, ओके। ओके, तो उम्मीद है आपको सी प्रोग्राम अच्छे से समझ आ गया होगा, एडिशन ऑफ 2 नंबर का कि सी प्रोग्राम लिखते कैसे हैं। अब बात करते हैं सी प्लस प्लस के प्रोग्राम की, ओके। सी प्लस प्लस का प्रोग्राम भी कुछ कुछ सी की तरह ही होता है, क्योंकि सी का वर्जन है, यानी कि न्यूएस्ट वर्जन है सी प्लस प्लस, जैसा मैंने और वीडियोस में भी बताया है। तो सी प्लस प्लस का प्रोग्राम भी समथिंग सेम ही होता है। तो देखो सी प्लस प्लस प्रोग्राम में क्या होता है कि जो अपन ने हेडर फाइल ली है, हर प्रोग्राम में लेनी होती है हेडर फाइल, जैसे हमने सी में बताया था आपको। तो ये जो एज इंक्लूड आईओ स्ट्रीम जो है, ये अपनी हेडर फाइल है। अब ये है, ये एक इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। आईओ स्ट्रीम का मतलब आई ओ का मतलब इनपुट, आई और ओ का मतलब आउटपुट, स्ट्रीम का मतलब उसको मैनेज करना, ओके। तो ये एक इनपुट आउटपुट हेडर फाइल है। इस हेडर फाइल की हेल्प से ही हम किसी भी सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग की स्टार्टिंग करते हैं, क्योंकि कोई भी प्रोग्राम बनाओगे तो इनपुट आउटपुट की जरूरत तो पड़नी ही है। इसीलिए सी प्रोग्राम को या सी प्लस प्लस प्रोग्राम को इनपुट आउटपुट हेडर फाइल से ही स्टार्ट करते हैं, ओके। अब आगे देखते हैं मेन फंक्शन। इसमें हमने मेन फंक्शन लिया है इंट मेन, जो हमने सी में भी लिया था। इंट मेन एक सी का मेन फंक्शन है, सी प्लस प्लस का भी मेन फंक्शन है।
सी और C++ के कोड या पाइथन का नहीं, जावा और सी हैश के कोड ज्यादातर मेन फंक्शन में लिखे ही जाते हैं, जैसा मैंने अभी बताया था आपको, अभी ये बता रही हूँ। तो इसमें भी हमने मेन फंक्शन इंट में लिया है। इंट मेन फंक्शन को लेने का एक और रीजन भी है। आज हम दो इंटीजर्स को अपने C++ प्रोग्राम में यूजर से इनपुट भी कराएंगे और उनका ऐड करा के स्क्रीन पर आउटपुट भी दिखाएंगे। इसलिए हमको तो हमारी जो प्रोसेस है प्रोग्रामिंग में वो इंटीजर प्रोसेस है, जो हमने सी में बताई थी, वही सेम प्रोसेस इसमें C++ में। पर C++ में एक्चुअली क्या अच्छा है, इसमें कितना सिंपल प्रोग्राम बनता है सी से, ये अपन आज इसमें देखते हैं, है ना। ओके, तो किसी भी C++ और सी प्रोग्राम में जब हम वेरिएबल लिया जाता है, हमारे किसी भी सी या C++ प्रोग्राम में जब भी कोई वेरिएबल लिया जाता है तो उसको वेरिएबल को वेरिएबल टाइप के साथ लिया जाता है। जैसे हमने यहाँ लिया है इंटीजर A,B,C, है ना। हमारा वर्क इंटीजर्स नंबर्स का ही है, इंटीजर नंबर इनपुट कराने हैं, इंटीजर नंबर का ही हमें ऐड कराना है और इंटीजर नंबर ही हमें स्क्रीन पर प्रिंट कराना है। इसलिए हमने तीन वेरिएबल लिए, इंटीजर वेरिएबल A और B और C। ये देखो, ये जो है A, B, C, है ना, ये तीन इंटीजर हमने लिए। उस वाले में हमने लिए थे नंबर 1, नंबर 2 और सम। इसमें हमने क्या लिया, ABC। वैसे हम वो भी ले सकते थे, लेकिन हमने यहाँ ये लिया है। अगर आप एक ही वेरिएबल से चाहते हैं कि पांचों में एक ही वेरिएबल यूज हो, तो मैं उस पर भी वीडियोस बना सकती हूँ। आप कमेंट बॉक्स में फ्रीली मुझसे बोल सकते हैं, है ना। ओके, C++ और C के प्रोग्राम में वेरिएबल को डिक्लेयर करते समय ये ध्यान रखना पड़ता है, जब भी वेरिएबल को डिक्लेयर करो तो पहले इंट यानी वेरिएबल टाइप, देन स्पेस, देन वेरिएबल नेम, देन कॉमा, फिर देन स्पेस एंड देन अनदर वेरिएबल नेम। इस तरह से हम कितने भी वेरिएबल ले सकते हैं। जैसे इसमें दिया ना, जैसे हमने वेरिएबल टाइप लिया इंट, इसके बाद में हमने ये स्पेस दिया, फिर इसके बाद में हमने ये ए लिया यानी वेरिएबल का फर्स्ट नेम लिया, फर्स्ट वेरिएबल लिया, उसको कॉमा सेपरेटेड करके स्पेस दिया और सेकंड वेरिएबल लिया, फिर कॉमा सेपरेटेड करके स्पेस दिया और फिर थर्ड वेरिएबल लिया। ऐसे ही हम कई सारे वेरिएबल्स इस प्रोग्राम में ले सकते हैं। सी का कोई भी प्रोग्राम हो या C++ का कोई भी प्रोग्राम हो, उसमें हम ले सकते हैं। ओके, अब C++ में और CF में अंतर ये है कि C में हमने जो आउटपुट प्रिंट कराने के लिए printf फंक्शन का यूज किया था, और इसमें क्या है, सी आउट का यूज होता है ना। ये सी आउट जो फंक्शन है इसका यूज होता है। उसमें प्रिंट एफ के बाद में स्मॉल ब्रेसेस में लिखा जाता है जो भी हमको प्रिंट कराना होता है, लेकिन इसमें एक्सर्शन और इंसर्शन ऑपरेटर का यूज होता है। ये जो सी आउट के साथ में एक्सर्शन ऑपरेटर यूज होता है क्योंकि हम आउटपुट स्क्रीन पे वो भेज रहे हैं, और इंसर्शन ऑपरेटर का यूज सी इन के साथ होता है। ये जो डबल स्मॉलर देन वाला जो साइन है, ये सी इन के लिए होता है, और डबल ग्रेटर देन वाला साइन जो है वो सी आउट के लिए होता है। ओके, तो सी आउट मतलब एक्सर्शन ऑपरेटर, सी इन मतलब इंसर्शन ऑपरेटर। तो सी आउट भी एक फंक्शन है जो कि किसी भी चीज को आउटपुट स्क्रीन पर प्रिंट कराने के लिए यूज होता है, जैसा कि हमने अभी बताया था, और सी में हमने प्रिंट फंक्शन को यूज किया था। उसी तरह से सी आउट का यूज होता है, बस सी में क्या है कि प्रिंट फंक्शन के साथ में स्मॉल ब्रेसेस में हम उसको जो प्रिंट कराना होता है वो लिखते हैं। लेकिन इसमें क्या है कि आपको सिर्फ एक्सेशन ऑपरेटर बनाना है और हमें जो प्रिंट कराना है वो लिख करके, जैसे हमें कोई स्ट्रिंग प्रिंट करानी है तो इन्वर्टेड कॉमा में हम अपनी स्ट्रिंग को लिखेंगे और देन सेमीकोलन लगा के आगे मूव होंगे। ओके, जैसे देखो ये स्ट्रिंग जो है प्रिंट होगी, ये आ गई, एंटर टू इंटीजर्स टू ऐड, मतलब ऐड करने के लिए दो इंटीजर्स वैल्यू को एंटर कराओ, दो इंटीजर्स को एंटर कराना है अपन को।
ओके। अब स्लैश एन लगा हुआ है तो स्लैश एन का मतलब क्या मतलब है, स्लैश एन मतलब यहाँ की जगह, जैसे सी में यहाँ आ रहा था वैल्यू देने का, इसमें यहाँ आ रहा है वैल्यू लेने का, तो यही है कि स्लैश एन मतलब न्यू लाइन में हमारी वैल्यू टाइप हो, इसलिए हमने यहाँ पर स्लैश एन का यूज किया है। ओके। और सी में हमने दो वेरिएबल्स डाले हैं ए और बी, क्योंकि हमें दो इंटीजर वैल्यूज को ही इनपुट कराना है। इसमें क्या हमें वेरिएबल का नेम बार बार डिक्लेयर नहीं करना पड़ता, टाइप सॉरी, नेम तो डिक्लेयर करना ही पड़ेगा पर टाइप बार बार हमें डिक्लेयर नहीं करना पड़ता। टाइप हमने जैसे यहाँ इंटीजर यहाँ पर ये वेरिएबल को डिफाइन किया है ना, तभी हमने इंटीजर दे दिया, दैट मीन्स वो इंटीजर ही है। अब हमको बार बार इसमें %d नहीं देना है। इसमें जैसे यहाँ सी में अपन ने %d दिया था, इधर बार बार जब भी हम वेरिएबल का नाम यूज कर रहे थे तो %d, क्योंकि हमें इंटीजर टाइप इसमें बताना पड़ रहा था। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है, इसमें डायरेक्टली हम वेरिएबल नेम लेंगे और यूज करेंगे। जैसे हमने यहाँ लिया है ए, एक वेरिएबल नेम है, बस इसमें ये ध्यान रखना होता है, इंसर्शन ऑपरेटर लगाया ए, फिर द्वारा फिर स्पेस देके इंसर्शन ऑपरेटर लगा के बी, है ना। तो इसमें क्या है, हर एक वेरिएबल के बाद में इंसर्शन ऑपरेटर लगाना पड़ता है। अगर आप इंसर्शन ऑपरेटर नहीं लगाएंगे तो आपका प्रोग्राम एरर देगा, क्योंकि वो कॉमा सेपरेटेड वैल्यू सी प्लस प्लस नहीं समझता। वेरिएबल को अगर इनपुट कराना है, यानी कि कोई भी वैल्यू वेरिएबल में इनपुट करानी है, तो वो कॉमा सेपरेटेड वैल्यू नहीं लेगा, वो लेगा इंसर्शन सेपरेटेड वैल्यू। इसलिए इसमें इंसर्शन सेपरेटेड वैल्यूज हैं। देखो सी इन के बाद इंसर्शन लगा हुआ है, उसके बाद में ए, फिर इंसर्शन ऑपरेटर बी। अब हम यहाँ पर जैसे ए और बी की वैल्यू दें, हमने 43 दिया, यहाँ 44 दिया, और दूसरा हमने 56 दिया। ये अच्छे से रन क्यों नहीं कर रहा, एंटर टू इंटीजर टू ऐड, 45 दिया, 45 दिया। हाँ, तो देखो हमने क्या बताया था कि ये जो स्लैश एन लगा है, इसका मतलब है कि हम जो भी अब वैल्यू डालेंगे तो वो हम न्यू लाइन में डालेंगे। तो हमें ए को इनपुट कराना था तो ए की वैल्यू हमने 45 दी, दूसरा हमको बी को इनपुट कराना था, उसकी वैल्यू हमने 45 दे दी। अब हमारा सम आया 90। अब सम हमारा 90 कैसे आया, क्योंकि हमने ये एक फॉर्मूला यूज किया, जैसे हमने उसमें यूज किया था कि सम इक्वल्स टू नंबर 1 प्लस नंबर 2, ऐसे ही हमने यहाँ यूज किया सी इक्वल्स टू ए प्लस बी, और सेमीकोलन से टर्मिनेट कर दिया। हाँ, सी और सी प्लस प्लस के प्रोग्राम में टर्मिनेशन के लिए कभी मत भूलना। और एक जहां पर टर्मिनेशन की जरूरत है, इस फंक्शन में पूरे में टर्मिनेशन की जरूरत होती है। इसमें देखो मेन फंक्शन बनाया, मेन फंक्शन के बाद में कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट किया, कर्ली ब्रेसेस के अंदर जितना भी लाइन लिखी जाएगी उन सबको हमको सेमी कॉलन से टर्मिनेट करना ही होगा। सी और सी प्लस प्लस का कोई भी फंक्शन हो, जैसे इसमें भी किया गया है और इसमें भी किया गया होगा। देखो ये मेन फंक्शन बना है, इसके बाद में इंटीजर की वैल्यूज ली गई है कि इंटीजर में हमें ये वेरिएबल्स चाहिए, तो इसमें भी ये टर्मिनेटेड है। प्रिंट एफ तो टर्मिनेटेड है, स्कैन एफ टर्मिनेटेड, एंड देन ये भी टर्मिनेटेड फॉर्मूला, एंड देन ये भी टर्मिनेटेड, यानी ईच एंड एवरी लाइंस टर्मिनेटेड बाय द सेमीकोलंस। ओके, वो करनी ही करनी होती है, दिस इज द कंपल्सरी। ओके, तो ये तो हुआ अपना फॉर्मूला। अब फॉर्मूले की वैल्यू को प्रिंट कराने के लिए अपन ने क्या किया, सी आउट लिया, सॉरी हाँ, हमने यहाँ सी आउट लिया, ये सी आउट फंक्शन लिया, इसके बाद में एक्सेशन ऑपरेटर लिया, फिर उसके बाद हमने एक स्ट्रिंग ली, जो स्ट्रिंग हमको यहाँ प्रिंट करानी है, एज इट इज सम ऑफ द नंबर्स, ये लिखा हुआ है इसमें स्ट्रिंग में सम ऑफ द नंबर्स, एज इट इज यहाँ आ गया सम ऑफ द नंबर्स, जैसा कि मैंने अभी इस सेक्शन में बताया था, है ना। तो वही यहाँ अभी आ गया, है ना। अब इसमें एक्सेशन ऑपरेटर लगा के हमने सी की वैल्यू प्रिंट करा दी। सी की वैल्यू अपनी क्या है, जो भी 45 + 45 90, ओके, वो प्रिंट करा के यहाँ हमारा प्रोग्राम ANDL का मतलब यहाँ प्रोग्राम टर्मिनेट हो गया, और उसने वैल्यू प्रिंट कर दी। और रिटर्न 0 मतलब आगे कोई वैल्यू ना दे, इसलिए अपन रिटर्न 0 भी देते हैं ना। तो ये तो हुआ अपना सी प्लस प्लस का प्रोग्राम। आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि इसमें सी आउट क्यों लिया, सी इन क्यों लिया, कहाँ सी का यूज किया, सी वेरिएबल के अंदर फॉर्मूला कैसे इनपुट किया, सी आउट से हमने वैल्यू को कैसे अपनी आउटपुट स्क्रीन पर प्रिंट कराया, सारा कुछ समझ आ गया होगा। इसमें बस एक्सर्शन और इंसर्शन ऑपरेटर का ध्यान रखना होता है, इसमें कोई कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज ना सी इन में देते हैं और ना ही सी आउट में देते हैं।
ओके, इसमें क्या एक्सक्लूजन ऑपरेटर से ही दी जाती है, कॉमा की जगह पे सी आउट में एक्सक्लूजन ऑपरेटर लगाया जाता है और सी इन में इंसर्शन ऑपरेटर लगाया जाता है। ओके, अब बात करते हैं सी हैश के प्रोग्राम की। सी हैज में यूजिंग सिस्टम लिया गया है। यूजिंग सिस्टम इसमें हर एक प्रोग्राम में लिया जाता है यूजिंग सिस्टम। ओके, यूजिंग सिस्टम की हेल्प से ही हम सी हैश के सभी प्रोग्राम्स को स्टार्ट करते हैं। अब आगे देखते हैं, हमने एक क्लास बनाया जिसका नेम मेन है, उसके बाद मेन फंक्शन लिया है ना। तो पहले हमको क्लास बनानी है जिसका हम कोई भी नेम ले सकते हैं, मेन ले लें, प्रोग्राम ले लें या कुछ भी ले लें। तो यहाँ हमने मेन लिया है, ये जो क्लास बनी है ना इसका नेम हमने मेन लिया है। इसका नेम हम कुछ भी डाल सकते हैं, जैसे हम इसका नेम पी भी डालेंगे तब भी हमारा प्रोग्राम रन करेगा। देखो, है ना, इसका नाम हम कुछ भी ले सकते हैं लेकिन हमने यहाँ पर मेन लिया है। ओके ओके, अब हमने उसके बाद मेन फंक्शन लिया है जो कि ये है ना, स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args। तो इसका मेन फंक्शन जो है वॉइड मेन फंक्शन इसी तरीके से लिखा जाता है, चाहे हम किसी भी चीज पर वर्क करें, इसमें मेन फंक्शन को ऐसे ही लिखते हैं, स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args। ओके, इसमें हर एक सिंटैक्स और सिंबल्स का बड़ा ध्यान रखना पड़ता है, सी में, सी प्लस प्लस में, सी हैज में, जावा में, पाइथन में, क्योंकि अगर आपने जहाँ किसी भी सिंबल या सिंटैक्स को मिसिंग किया वहीं हमारे प्रोग्राम का आउटपुट जो है वो चेंज हो जाएगा या फिर हमारा प्रोग्राम एरर दे देगा। तो इसीलिए हमको हर एक सिंटैक्स और सिंबल्स को बड़ी ध्यान से देखना पड़ता है। तो आप देख लेना इसमें जो भी लिखा हुआ है, जैसे स्टैटिक है, वॉइड है, मेन है, देन स्ट्रिंग को जो है वो स्मॉल ब्रेसेस में लिखा है, और स्ट्रिंग के बाद में स्ट्रिंग का एक अरे बनाया गया है। अरे का ये सिंबल होता है कि जो स्क्वायर ब्रैकेट बना हुआ है वो अरे का सिंबल होता है, और ये आरजीएस मतलब आर्ग्यूमेंट्स। ओके, कर्ली ब्रेसेस जहां भी हम ऑन करते हैं उनको ऑफ भी करना होता है इन तीनों लैंग्वेजेस में, या फिर जावा भी हो उसमें भी, मतलब जहां भी हमने कोई ब्रैकेट को ऑन किया है किसी भी लैंग्वेज में, चाहे वो पाइथन हो, जावा हो, या सी प्लस प्लस, सी है, कोई भी लैंग्वेज हो, सब में हमने अगर कोई ब्रैकेट ऑन किया है तो उस ब्रैकेट को ऑफ भी करना पड़ता है। जैसे क्लास बनाई तो क्लास के बाद में हमें कर्ली ब्रेसेस लगाना पड़ेगा इसमें, है ना, सी हैज और जावा में, तो जावा में अभी मैं बाद में बात करती हूँ। तो सी हैज में हमें कर्ली ब्रेसेस लगाना पड़ेगा, तो कर्ली ब्रेसेस के अंदर ही पूरा कोड लिखा जाएगा क्लास का। अब ऐसे ही हमने मेन फंक्शन बनाया तो मेन फंक्शन का भी पूरा कोड हमारा कर्ली ब्रेसेस में लिखा जाएगा, जैसे इसमें लिखा हुआ है ना। अब उसके बाद हमने 3 नंबर्स, हमको वेरिएबल्स चाहिए थे, तो हमने तीनों वेरिएबल्स का टाइप इसमें उसी तरह से डिफाइन कर दिया। 1 मिनट, जैसा कि मैंने अभी बताया ही था आपको, सी और सी प्लस प्लस में वही यहाँ कि हमारा वर्क पूरा इंटीजर बेस्ड है, यानी इंटीजर नंबर पे हमको वर्क करना है, इसलिए हमने इंटीजर के 3 वेरिएबल्स बनाए। जैसे हमने सी प्लस प्लस में बनाए थे वैसे ही इसमें सी हैज में बनाए हैं, इंट, नम1, num2 और सम। ओके, अब इसमें हमने
इसमें हमने वेरिएबल का टाइप इंटीजर डिक्लेयर यहीं कर दिया है, तो अब इसके बाद हमको इंटीजर टाइप डिक्लेयर करने की कहीं जरूरत ही नहीं है, सिर्फ वो सी में जरूरत पड़ती है कि हमको यहाँ इंटीजर टाइप डिक्लेयर करना। सी और सी प्लस में सॉरी सी में हमको जरूरत पड़ती है कि इंटीजर टाइप डिक्लेयर करना होता है एवरी प्लेसेस पे, एवरी कोड में हम जहां भी अपने वेरिएबल का नाम ले रहे हैं तो वेरिएबल का टाइप हमको डिक्लेयर करना पड़ेगा। उसके लिए हम %d यूज करते हैं इंटीजर के लिए सी में। लेकिन C++ और C हैश में क्या है, एक बार डिफाइन कर दिया इंटीजर नेम, बस आई मीन वेरिएबल टाइप इंटीजर डिक्लेयर कर दिया एक बार, यानी डिफाइन कर दिया। उसके बाद में फिर आप कहीं भी फ्रीली होकर के वेरिएबल नेम से आप अपने वेरिएबल को यूज कर सकते हो, जैसे अपन ने यहाँ किया है। जैसे console.writeLine लिया, ये अपना आउटपुट के लिए होता है console.writeLine। एक मिनट, इसको हम बाद में एक्सप्लेन करते हैं। जैसे सी हैश प्रोग्राम में वेरिएबल को डिक्लेयर करते समय ये भी ध्यान रखना पड़ता है, जब भी वेरिएबल को डिक्लेयर करो तो पहले इंटीजर, फिर स्पेस, देन वेरिएबल नेम, फिर कॉमा, फिर स्पेस, फिर देन वेरिएबल नेम, है ना। तो इसी तरीके से जैसे अपन ने C++ में किया तो वैसे ही इसमें होता है। ओके, इस प्रोग्राम में हमको 3 की जरूरत पड़नी है, तो वो मैं एक्सप्लेन कर ही चुकी हूँ कि 3 की जरूरत पड़नी है, num1, num2 और sum। ओके, तो num1 और num2 में तो हम अपने यूजर से इनपुट मांगेंगे और सब में हम अपने फॉर्मूले की वैल्यू को स्टोर कराएंगे, जो num1 प्लस num2 का जो फॉर्मूला है उसकी, है ना। तो अब बात करते हैं console.writeLine। ये जो आउटपुट के लिए होता है console.writeLine, CS लैंग्वेज का ये एक फंक्शन है जो कि किसी भी चीज को आउटपुट स्क्रीन पर प्रिंट कराने के लिए यूज किया जाता है। जैसे सी में हमने printf का यूज किया था, C++ में सी आउट का यूज किया था, यहाँ हम console.writeLine का यूज करते हैं। console.writeLine और स्मॉल ब्रेसेस में जो भी लिखा होगा, यानी इन्वर्टेड कॉमा में अगर लिखा है तो वो एज इट इज प्रिंट हो जाएगा, क्योंकि वो स्ट्रिंग मानी जाती है। किसी भी लैंग्वेज में अगर आप मानेंगे, अगर इन्वर्टेड कॉमा में अगर कोई चीज दिख जाती है तो वो एज इट इज अपने प्रोग्राम के आउटपुट स्क्रीन पर जाएगी। अगर हमने console.writeLine के साथ में इसमें लिखा, या printf के साथ में सी में लिखा, या सी आउट के साथ में हमने अपनी C++ में लिखा, तो वो डायरेक्टली एज इट इज एज अ स्ट्रिंग वो अपनी आउटपुट स्क्रीन पर प्रिंट हो जाएगी। जैसे आप देख रहे हो इसमें लिखा है कैलकुलेट द सम ऑफ 2 नंबर्स, एज ए स्ट्रिंग लिखा है, यानी कि ये अपना इन्वर्टेड कॉमा सेपरेटेड है, तो ये यहाँ पर एज इट इज आ रहा है कैलकुलेट द सम ऑफ 2 नंबर्स, है ना। अब हमको क्या कराना है, num1 और num2 में हमको वैल्यू स्टोर करानी है। तो num1 और num2 में वैल्यू स्टोर कराने के लिए सबसे पहले हमको num1 का वेरिएबल लेना पड़ेगा, उसको डिफाइन करना पड़ेगा इसमें। जैसे हमने किया है convert डॉट टू इंट 32 console.readline, मतलब जो भी नंबर हम इनपुट कराएंगे, जैसे इसमें दूसरा अपन ने जो console.write लिया है, सॉरी, सबसे पहले अपन को जब वेरिएबल में नंबर स्टोर कराना है तो उसके लिए हमको सबसे पहले console.write यानी वैल्यू स्टोर कराने के लिए, देन इनपुट नंबर कराना है तो स्ट्रिंग में इनपुट नंबर, और देन इनपुट कैरेक्टर कराना है तो कैरेक्टर, लेकिन हमको यहाँ नंबर कराना है क्योंकि हम नंबर का प्रोग्राम बना रहे हैं, तो इनपुट नंबर। ओके, ये देखो इसमें जो इनपुट नंबर लिया, console.write का भी वही काम होता है कि वो एज इट इज अपना जो भी लिखा हुआ है स्ट्रिंग में वो आउटपुट स्क्रीन पर प्रिंट कराए, है ना। तो जैसा इसमें कराया है इसने कि इनपुट नंबर, अब हमको यहाँ नंबर देने हैं, तो नंबर हमने जैसे पहला नंबर दिया 12, अब 12 नंबर इसमें स्टोर होगा, तो स्टोर कैसे होगा, तो नंबर है अभी तो ये 12, लेकिन इसको हमें इंटीजर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कन्वर्ट करने के लिए एक कोड होता है convert.toInt32 console.readline, ऐसे करके ये जो कोड लिखा हुआ है ना नंबर के आगे, ये पूरा कोड लिखना पड़ता है अपन को, है ना। तो इससे हमारी जो वैल्यू है, हमने जैसे 12 दिया इनपुट नंबर 1, तो नंबर 1 में हमने 12 दिया, तो 12 हमारा इंटीजर में कन्वर्ट होकर के नंबर 1 में स्टोर हो जाएगा, है ना। अब ऐसे ही हमने नंबर 2 में दिया, नंबर 2 में हमने क्या वैल्यू दिया, ऐसे ही दे दी 67।
अब 67 जो वैल्यू दिया है हमने, अब वो कन्वर्ट होकर के इंटीजर में कन्वर्ट होगा। वही कोड यहाँ नीचे सेम लिखा हुआ है, कन्वर्ट डॉट, देखो इसमें पूरा वही कोड लिखा हुआ है, कन्वर्ट डॉट टू इंट 32 कंसोल डॉट रीड लाइन। इसमें क्या है ना, हर एक चीज को केस सेंसिटिवली देखना पड़ता है इन सभी लैंग्वेजेस में। अगर इसमें कैपिटल में अगर सी लिखा है तो कैपिटल में ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि वरना फंक्शन चेंज हो जाएगा, वो वर्क उस नहीं करेगा और एरर दे देगा। इसलिए इसमें कैपिटल में कन्वर्ट का सी कैपिटल है, देन टू का टी कैपिटल है, टू इंट। यानी कि इसमें क्या होता है, ज्यादातर फर्स्ट लेटर जो है कुछ जगह पे कैपिटल रहता है, जैसे इसमें ना कन्वर्ट डॉट टू इंट 32 कंसोल डॉट रीड लाइन। तो कंसोल का भी सी कैपिटल है, रीड लाइन का आर कैपिटल है, तो यहाँ जो कैपिटल है वो कैपिटल ही रहेगा। अपने वेरिएबल्स में हम कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन जो प्री डिफाइंड फंक्शंस हैं, प्री डिफाइंड वेरिएबल्स हैं, प्री डिफाइंड मेथड्स हैं, उनमें हमको वही वैल्यू लेनी पड़ेगी, वही एज इट इज नेम लेने होंगे जो फंक्शन के नेम है, या जो मेथड का नेम है, या जो वेरिएबल का नेम है जो प्री डिफाइंड है, उनको एज इट इज ही लेना होगा, वरना हमारे प्रोग्राम का मीन चेंज हो जाएगा। ओके, तो ये तो हुई नंबर 1 और नंबर 2 में हमने वैल्यू स्टोर कराई, नंबर 1 और नंबर 2 में हमने वैल्यू स्टोर कराई। जैसे इसमें हमने वैल्यू स्टोर कराई थी 67। ओके, अब 67 को एंटर किया, चला क्यों नहीं, सॉरी, अभी चल रहा है, उसमें आउटपुट देगा। ओके, अब इसमें सम का हमने फॉर्मूला लिखा, जैसा हमने सी में लिखा वही सी प्लस प्लस में लगा, वही फॉर्मूला यहाँ लिखा हुआ है कि सम लिखा इक्वल अपना पहला वेरिएबल नेम यानी नंबर प्लस दूसरा वेरिएबल नेम num2 और सेमीकोलन से टर्मिनेटेड। ओके, तो ये हमने लिखा। इसके बाद में हमने इसकी वैल्यू, जो सम में जो वैल्यू आई num1 प्लस num2 करके, वो वैल्यू हमने रिजल्ट में स्टोर करानी है, और वो रिजल्ट हमारा आउटपुट स्क्रीन पर प्रिंट होगा। नहीं 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 नहीं, रिजल्ट तो अपना इन्वर्टेड कॉमा से सेपरेटेड है, उसका रिजल्ट आएगा। अरे इसमें दिक्कत क्या देगा, गड़बड़ हो गई यार। CS प्रोग्राम कहाँ करेगा वो मैं, दोबारा करना पड़ेगा यार।